नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंकित महर्षि जी के द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास वो लड़की उस रात, भाग 11। आज वो दिन आ ही गया जब उन दरिंदों को उनके किए की सजा मिलेगी। सोमू ने मुझसे दरख्वास्त की कि उन दरिंदों को मैं उस पहाड़ी तक पहुंचाऊं जहां सोमू को अपनी ताकत मिली थी। वहीं उनके कर्मों का हिसाब होगा, वहीं होगी उनकी अंतिम लड़ाई। आज मैं खुद विनीत के घर गया था। मैंने अंकल को बताया कि पास ही की पहाड़ी में एक मंदिर है जहां कोई पहुंचे हुए संत रहते हैं। अगर आप इसे वहां तक पहुंचा दो तो उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने मुझसे मंदिर का पूरा पता मांगा और मैंने उन्हें दिया। उन्होंने मुझसे पूछा भी क्या मैं उनके साथ चल सकता हूँ या नहीं, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। विनीत ने यह बात महिपाल को भी बताई और डर के मारे वह भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। आज सुबह लगभग 10 बजे विनीत और महिपाल दोनों अंकल विनीत के पापा के साथ उस मंदिर के लिए रवाना हो गए। सोमू ने मुझे कॉलेज से छुट्टी लेने के लिए कहा और मैंने ऐसा किया भी। उसने मुझसे उसी पहाड़ी पर चलने को कहा जहां पर महंत जी ने उसे शक्तियां सौंपी थी। मैं पहाड़ी तक बस द्वारा गया। उसके बाद में एक अजीब सा सूनापन मुझ पर छा गया था और उसी स्थिति में मैं पहाड़ पर चढ़ने की बजाय खाई की तरफ धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मेरी आंखों में खुद की बजाय उस कार के दृश्य घूम रहे थे जिसमें विनीत, महिपाल और अंकल सफर कर रहे थे। पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी हिचकोले खाती हुई चल रही थी। तभी अंकल ने देखा कि सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। विनीत और महिपाल को अंकल गाड़ी में छोड़कर उस पत्थर को हटाने के लिए गाड़ी से बाहर सड़क पर आ गए। वह पत्थर को हटाने में जोर आजमाइश कर रहे थे। ऊपर कौर ने शोर मचा रखा था। उनका ध्यान ही नहीं गया कि गाड़ी धीरे धीरे पीछे सरक रही है। महिपाल और विनीत दोनों को इस बारे में पता चल चुका था। वह दरवाजे पर हाथ मार रहे थे पर दरवाजा लॉक था। कुछ ही सेकंड में धम की आवाज के साथ गाड़ी खाई में लुढ़क गई। अंकल बेहद जोर से चिल्लाए और घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। गाड़ी खाई में फिसलती हुई, उछलती हुई गिर रही थी, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति विनीत और महिपाल को सुरक्षित रखे हुए थी। नीचे आते आते गाड़ी के परखच्चे उड़ गए जिसके कारण से विनीत और महिपाल के शरीर गाड़ी से बाहर उछल गए। वे दोनों उछलकर एक पेड़ में जा फंसे। शायद तब तक उनकी हड्डियों का कचूमर बन चुका था। दोनों के ही हाथ और पैर टूट चुके थे। पेड़ के ठीक नीचे गाड़ी का बचा हुआ भाग गिरा था जिसमें आग लगना शुरू हो गई थी। फिर कार में एक धमाका हुआ और पेड़ को भी आग लग गई। कार तो पूरी तरह से जलकर खाक होने को थी। पेड़ पर धीरे धीरे आग की लपट बढ़ रही थी और मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, अंकित भाई बचा ले, बचा नहीं सकता तो कम से कम मार ही दे। वह आवाज विनीत की थी। विनीत और महिपाल के चेहरे के आसपास आग की लपटें थी। वह दोनों अपने पूरे होशो हवास में थे। उनके शरीर पेड़ में फंसे हुए थे और वो धीरे धीरे करके आग में जल रहे थे। बड़ी तड़प थी उनके चेहरे पर और उनकी आंखों में खौफ। एक बार तो मेरा भी मन हुआ कि उन दोनों को बचा लूं और मैं उनकी तरफ गया, लेकिन तभी सोमू बड़े सख्त भाव से राह में खड़ी हो गई और बोली, यह इसी के लायक हैं, इनको यह भुगतना ही था। उनकी चीखों से पूरी घाटी गूंज रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कैसे मैं पहाड़ी के ऊपर ना जाकर घाटी में आ गया। शायद उस वक्त सोमू मुझ पर हावी थी। उनको इस तरह मरते हुए देखना मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए मैंने कानों में ईयरफोन लगाए और गाने सुनता हुआ पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। शायद उनको मरने में भी कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैं चुपचाप अपने कमरे पर आ गया। माना मेरे दिल में उन दोनों के लिए बेहद नफरत थी, पर किसी को ऐसे मरते हुए देखना एक सदमे से कम नहीं था। शाम तक जब मैं अपने इन विचारों से बाहर निकला तब एक नए विचार ने मुझे दुखी कर दिया। वह यह था कि सोमू का बदला पूरा हो चुका है, अब उसे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। उसी वक्त मुझे सोमू की आवाज सुनाई दी, भैया सॉरी, मुझे आपकी इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। सोमू तुम अभी भी तुम यही हो मेरे साथ ही? मैं खुशी से बोला तो उसने कहा, पता नहीं कैसे
मुक्त तो मुझे हो जाना चाहिए था। वे दोनों मर चुके हैं। अब मेरे पास इस दुनिया में रहने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। मैं क्या मुक्त होना जरूरी है? तुम ऐसे ही हमेशा नहीं रह सकती? सोमू की आंखों में मुझे नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, भैया आप भी। बात को बदलते हुए वह बोली, भैया आप अभी भी उसी का इंतजार कर रहे हो? वह आपको नहीं मिलने वाली। आखिर 4 साल हो गए। तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने चौंकते हुए कहा। तो उसने मुस्कुराकर अंगूठे और उंगली से आंखों पर चश्मा बनाते हुए जवाब दिया, अरे भैया उसी की। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो पढ़ नहीं सकती ना? यह सब तो मेरी डायरी में है, तुमने कैसे पढ़ा? सोमू, भाई डायरी नहीं, आपका दिमाग पढ़ा। जब भी आप में जाती हूँ तो बस उसी को पाती हूँ। तभी मैं सोचूं आप नेट में फेल होने का रिकॉर्ड कैसे बना रहे हो। मैं, मेरी बात सुन यार, यह सब गलत है। किसी के दिमाग के साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं करते। कल को पागल हो गया तो लोग वैसे ही पागल बोलते हैं। पर वह तो जैसे पूरा छेड़ने के मूड में थी। भाई आप किसी दूसरी पर ट्राई करो ना, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। एक दो तो आपसे पक्की पट जाएंगी। उसके बाद तो वह शुरू हो गई। जितनी भी लड़कियों को जानता था उन सबके बारे में बोलने लगी। उसके हिसाब से सारी पट जाएंगी। शायद मरे हुए लोगों को शक्ल कम समझ में आती है। मुझे इस तरह से आज से पहले कभी किसी ने नहीं छेड़ा, मेरे दोस्तों ने भी नहीं, क्योंकि इस बारे में मैंने उन्हें कभी कुछ बताया ही नहीं है। पर सोमू से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। ऐसी ही बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात को सोमू मेरे पास बैठी है और बातें कर रही थी कि तभी कमरे में बेहद घिनौनी बदबू फैल गई और बल्ब झकझक करने लगा। सोमू बोली, पता नहीं भैया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, तू डर क्यों रही है, मैं हूं ना। पर डर के कारण मैं खुद कांप उठा जब मैंने झपकती हुई रोशनी में से खिड़की पर लगे हुए पर्दे के पीछे कुछ हलचल देखी। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के उस तरफ कोई खड़ा है। फिर खिड़की के पर्दे पर दोनों तरफ से एक एक हाथ आया जिसने पर्दे को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद झटके से पर्दा हटाकर बड़े ही शैतानी रूप में विनीत और महिपाल खिड़की से कमरे के अंदर कूदे और सोमू की तो डर से चीख ही निकल गई। विनीत और महिपाल का पूरा शरीर जला हुआ था और हाथ पैर मरोड़े हुए जैसे थे। वह बेहद ही भयानक लग रहे थे। जैसे ही वह दोनों सोमू की तरफ बढ़े, मैं उनकी राह में खड़ा हो गया। मेरे होते हुए तुम सोमू को छू भी नहीं सकते। मेरी बात सुनकर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, मास्टर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अभी भी मालूम नहीं कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। यह कहते हुए वे दोनों मेरे आर पार हो गए और सोमू के दोनों हाथों को कस के पकड़कर खींचने लगे। महिपाल ने अपनी शर्ट में से एक रस्सी फंसा रखी थी। उस रस्सी से सोमू के दोनों हाथों को फिर से वैसे ही बांध दिया और सोमू की दर्दनाक चीखें कमरे में गूंजने लगी। रुक जाओ सालो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे होते हुए यहाँ इसे नहीं ले जा सकते। मैं चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ रहा था और वह दोनों उसी तरह हंसते हुए वापस खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सुना तुमने, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं चीखता रह गया और वह दोनों रोती हुई सोमू को रस्सी पर लटकाकर उसी खिड़की के पार ले गए और पर्दा हवा में लहराता रह गया। मैं पर्दे को मुट्ठी में बंद करके खिड़की पर मारता हुआ रो रहा था कि अचानक से पर्दे के अंदर से एक लात आकर मेरी छाती पर लगी। पर्दा ऊपर के पाइप समेत नीचे गिर गया और साथ ही मैं भी। एक घिनौनी हंसी कमरे में गूंज उठी। कहा था ना, तुम भी भुगतोगे, नहीं तो तुम सबसे ज्यादा भुगतोगे। बची हुई जिंदगी में हर एक सांस तुम पर एक बोझ रहेगी। तुम इस लड़की के लिए कुछ नहीं कर पाए। इस लड़की की चीखें तुम्हें न जीने देंगी न सोने देंगी। तुम शायद मरकर भी इतना नहीं भुगतोगे जितना तुम जीकर भुगत लोगे। आह, हाँ, यह जालिम ही था। अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जैसे नई ताकत लेकर आया हो। उसकी लात कितनी जोर से लगी थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अपनी बात सुनाने के बाद वह फिर से खिड़की में से गायब हो गया।
मैं जैसे तैसे खुद को संभालकर अपनी जगह पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। मेरी आंखों के सामने सोमू को वह दरिंदे फिर से अंधेरों में ले गए। मेरी जिंदगी में फिर से गहरे अंधेरे भर गए। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मैं जिंदगी भर इस दर्द के साथ जिंदा रहूं कि मैं सोमू के बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। नहीं चाहिए ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जिसकी हर रातों में सोमू की चीखी सुनाई दे। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें हर पल खुद को हारा हुआ महसूस करूं। इससे अच्छी तो मौत है। हाँ, मौत है। जालिम जो पर्दा मेरे सामने फेंक गया था, उसी पर्दे को समेटकर एक रस्सी बना दी। उसी रस्सी में खुद की जान लेना चाहता था। मैंने खड़े होने की बहुत कोशिश की, पर पांव तो गिरने के कारण से शायद फ्रैक्चर हो चुके थे। जालिम की लात ही इतनी ताकतवर थी कि मेरा पांव फ्रैक्चर हो गया था। छाती पर लगी चोट के कारण मैं पूरी तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मुझे कुछ और नहीं सूझा। मैंने पर्दे को अपने गले पर बुरी तरह से लपेट लिया और अपने दोनों हाथों से खींचने लगा। पर्दे ने मुझे पहले भी सोमू तक पहुंचाया था। चाहे भले ही मेरी जान चली जाए, पर मैं फिर से उस तक पहुंचना चाहता था। मुझे अपना गला अंदर की तरफ धंसते हुए महसूस हो रहा था। फेफड़ों मानो पूरा दम लगाकर खुद में हवा भरने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं दोनों हाथों से कसकर पर्दे की रस्सी को खींच रहा था। रक्त का प्रवाह मेरे चेहरे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण मुझे तपिश महसूस हो रही थी। खिड़की से आने वाली स्ट्रीट लाइट मेरी आंखों में चुभ रही थी, फिर भी मैं आंख नहीं बंद कर पा रहा था। मेरी आंखें फैलती ही जा रही थी, जैसे बाहर निकल जाएंगी। कान के पास की धमनी इतनी जोर से उछल रही थी जैसे मेरे कान फटने वाले हों। कुछ ही पल में मेरी फटी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हाथों में ऐंठन आने की वजह से पर्दा मेरे हाथ से छूट गया था। अभी पूरा शरीर कंपन कर रहा था। पाँव में भले ही फ्रैक्चर था, पर पाँव भी कंपन कर रहे थे। फिर इतना तेज दर्द हुआ कि मेरा रोम रोम कांपने लग गया। उस वक्त मेरे हाथ अपने आप मेरे गले की तरफ बढ़ने लगे। मैं खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करना चाहता था, पर उस पर गांठ कुछ ऐसी लगी थी कि मेरी यह कोशिश बेकार हो गई। धीरे धीरे मेरा शरीर शांत पड़ रहा था। अब मेरी आंखों के सामने वह दृश्य घूम रहे थे जब सोमू मेरे साथ थी, जब मैं उसको आइसक्रीम खिलाने ले गया था, जब वह मुझे चिढ़ाने के लिए माइनस फिगर वाले भैया बोलती थी। उसकी एक एक बातें किसी वीडियो की तरह मेरी आंखों के सामने चल रही थी। तभी वह दृश्य आया जब महिपाल और विनीत उसे यह देखकर एक बार फिर मैं गुस्से से भर उठा। पता नहीं मेरे हाथों में कहां से ताकत आई और मैंने रस्सी एक बार फिर पूरी ताकत से खींच दी और गहरे अंधेरे में गोता लगा गया। मुझे बेहद ही हल्का सा महसूस हो रहा था। मेरी आंखें भी कसकर बंद हो गई थी। जब आंख खुली तो उसी हवेली के पीछे वाले दरवाजे पर था जहां से मैं सोमू को छुड़ा कर लाया था। हवेली की पिछली दीवारों पर लगे पर्दे और उनके पीछे काली दीवारों के दरवाजों को मैं अच्छी तरह से पहचानता था। इस दृश्य को देखकर मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे सही जगह पर पहुंचाया है। अब मैं उन दरवाजों से अच्छी तरह से परिचित था, इसलिए बाईं ओर से तीसरे पर्दे के अंदर चला गया, जो दिखने में एक काली दीवार थी, पर उसके आर पार कोई भी जा सकता था। मैं अंदर जाकर उसके तरफ बढ़ने लगा, जिसकी तरफ पिछली बार सोमू मिली थी, पर अचानक पायल के खनकने की आवाज आई और सामने से भागती हुई एक राजपूती वेशभूषा वाली लड़की आई, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मुझे महन जी की बात याद आ गई। मैं तुरंत उसकी राह में खड़ा हो गया। रुको, आगे मत जाओ, यह कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बदहवासी मुझसे हाथ छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, साहब पर शैतान चढ़ गया है, वह मुझे मार डालेंगे, जाने दीजिए मुझे। मैं मरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहते हुए मैं उन्हें कमरे की तरफ लेकर गया। वो, आप हमें इधर क्यों लेकर आए हैं? मैं, आपको कुछ बताना है। वो, वह सब बाद में बताना, पहले हमें यहाँ से निकलना है। थोड़ी बेचैनी और डर से कांपती हुई वह बोली। मैं, क्या आपको नहीं लगता यह रोज का ही काम है? हर रोज आप यूं ही भागते हो। हर रोज आपके साहब आपकी जान लेने के लिए आपके पीछे भागते हैं। आप थोड़ा सा सोच कर क्यों नहीं देखती? क्या ऐसा सच में पहली बार हो रहा है या बार बार होता आ रहा है? वो, छोड़िए आप मुझे यहाँ से निकलना है। यह कहते हुए वह हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी तो मैंने कहा,
अगर आपको सामने की तरफ एक अंग्रेज पुलिस अफसर दिखाई दे और फिर आपको अपना थोड़ा अंजाम याद आ जाए तो आप मुड़कर वापस आ जाना। मेरी बात को सुनकर वह अपनी जगह पर ठिठक सी गई, जैसे उसे बहुत कुछ याद आया हो। फिर वह जूतों की खटखट की आवाज सुन वापस दौड़ पड़ी। कुछ ही पल में वह फिर से कमरे में थी और रो रही थी। वो मैं मर चुकी हूँ, उसने रोते हुए मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, हाँ, अभी नहीं, आज से लगभग 200 साल पहले। अपनी मौत को ना स्वीकारने के कारण आप पिछले 200 सालों से हर रोज मर रही हो। रोजाना आपको मौत का दर्द झेलना पड़ता है। मेरी बात सुनकर उन्हें लगभग सब कुछ समझ आ गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने पूछा, क्या मेरी रिहाई भी हो सकती है यहाँ से? मैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर होगी। मेरी छोटी बहन को जालिम ने यहाँ पर छुपा रखा है। क्या आपने उसे देखा है? मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने तो पिछले 200 सालों से कुछ नहीं देखा है। और ये कहते हुए रो पड़ी। जब मैं उनको छोड़कर बाहर जाने लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या वह भी यहाँ पर है? मैं, कौन? हरिया? मैंने याददाश्त पर जोर डालते हुए पूछा तो उन्होंने गर्दन हिलाकर हाँ कही। मैं, हरिया बड़ी किस्मत वाला था। उसकी किस्मत में केवल एक बार ही मरना लिखा था। यह सुनकर वह और भी जोर से रो पड़ी और कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि मुझे सोमू को खोजना था। मैं उनसे और बात करना चाहता था, उनका गम बांटना चाहता था, पर क्या करूं, मुझे सोमू को ढूंढना था। यह जितनी जल्दी हो जाए उतना ही ठीक है। हवेली में अंधेरा पसरा था। कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही मैं उस कमरे की तरफ निकलने को ही था तो वही बच्ची, जालिम की लड़की, चिल्लाते हुए भागती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसे इस समय चक्र से मुक्त कराना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि वह ये स्वीकार कर ले कि वह मर चुकी है, जिससे वह रोज अपनी मौत बार बार ना जिए। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया। वह कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छिप गई। मैं भी उसके पीछे बिस्तर के नीचे गया, लेकिन जालिम ने पूरी हवेली को शैतानी भूल भुलैया बना रखा था। इस बार मेरे पास हवन कुंड की अग्नि भी नहीं थी। मुझे बिस्तर के नीचे एक चमकती हुई तारे जैसी आकृति दिखाई दी। यह आकृति किसी शैतानी दरवाजे का प्रतीक होती है, इसे मैं अब अच्छे से समझता हूँ। मैंने इसके पार जाने की कोशिश की तो किसी ऐसी गली में पहुंच गया जहां दोनों तरफ जलती हुई मशालें दीवार पर टांगी गई थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे पिछली वाली मशालें बुझती जा रही थी। हर मशाल के बुझने पर बेहद ही दर्दनाक सी चीख गली में गूंज उठी थी। दिल दहला देने वाली चीखों के बीच में आगे बढ़ता जा रहा था। लगभग 20 कदम चलने के बाद एक मशाल बुझी और आवाज आई, भैया। यह आवाज सोमू की ही थी। मेरे पीछे की तरफ अंधेरा हो चुका था और वह मशाल बुझ चुकी थी जिसमें से आवाज आई थी। मैं आगे की तरफ गया जहां नई मशाल जल रही थी। वहां थोड़ा उछला और उछलकर एक नई जलती हुई मशाल को अपने हाथ में ले लिया। अब उसे लेकर वापस पीछे की तरफ आया। उस पहले वाली मशाल को उतारा जिसमें से सोमू की आवाज आई थी। फिर मैंने अपने हाथ वाली मशाल से सोमू की आवाज वाली मशाल को जला दिया। मुझे मालूम था यहीं कहीं कोई संकेत छुपा है जिसके माध्यम से मैं सोमू तक पहुंच सकता हूँ, क्योंकि अब तक मैं भी तिलिस्म और शैतानिज्म के बारे में काफी कुछ पढ़ चुका था। दोनों मशाल की रोशनी में एक कपड़े का टुकड़ा दीवार पर चिपका दिखाई दिया। मुझे लगा इस पर शायद कुछ लिखा होगा। जैसे ही मशाल को उसकी तरफ किया तो वो कपड़ा जल उठा और देखते ही देखते पूरी दीवार पर आग की लपटें छा गई। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। शायद कोई राज लिखा था जो मेरी असावधानी से जल गया। थोड़ी ही देर में आग की लपटें शांत हो गई। अब दीवार पर बना हुआ कोई गुप्त दरवाजा दिख रहा था, जैसे पहले भी दरवाजे में देख चुका था। लेकिन यह क्या? मैं दरवाजे के आर पार नहीं निकल पा रहा था। गुस्से में आकर मैंने एक मशाल को जोर से दीवार पर मारा, जिससे वह वहीं टूट गई, पर दरवाजा खुल गया था। शायद यह उसे खोलने का एक तरीका था। वह दरवाजा किसी सूने घर में खुला। उस घर से बाहर निकलने पर मुझे पता चला कि यह घर अकेला नहीं है। एक पूरा गांव बसा हुआ है और पूरा गांव ही सूना है। गांव के सारे मकान एक जैसे बनाए हुए हैं। मैं उस गांव की गलियों में सोमू सोमू चिल्लाते हुए घूमने लगा।